मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके टीचर ब्रह्मणि त्रिपाठी फिर एक सॉल्व क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको बताया था कि आईएएस, पीसीएस, यहाँ तक कि किसी भी कंपटीशन के लिए यह जरूरी है। चाहे आप आईएएस का एग्जाम दें, चाहे पीसीएस का दें, चाहे राजस्थान का दें, चाहे छत्तीसगढ़ का दें, चाहे मध्य प्रदेश का दें, जो भी आए हुए हैं उनको मैं ढूंढ करके आपको बनाता हूँ। और कहते हैं न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आज नौकरियां फिर आने वाली हैं और कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके ज्ञान के आधार पर ही जो है आपको नौकरी दी जाएगी। कुछ भी ना हो तो आपके पास ज्ञान रहे, लेकिन गारंटी है कि नौकरी आपको मिलेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी देश के हालात कुछ और बदले हुए हैं, आप लोग सब जानते हैं कि मिली जुली सरकार आई है। तो चलिए स्टार्ट करते, समय बर्बाद न करते हुए। और लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए शुरू करते हैं। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? 1802 में बसीन की संधि हुई थी और उस पर हस्ताक्षर के किसके? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम और डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो ये चार ऑप्शंस हैं। तो सब हमें ध्यान देते हैं कि पूना पर होलकर, सिंधिया और बाजीराव, ये सब लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे। पर क्या हुआ कि होलकर के भाई को बाजीराव द्वितीय ने मरवा दिया या मार दिया। होलकर नाराज होकर के सिंधिया और बाजीराव की संयुक्त सेना को हराया। अब बाजीराव भाग करके कहाँ चला गया? बसीन में, और वहां पर अंग्रेजों से संधि की। इसलिए आपका जो है आंसर है ए, बाजीराव द्वितीय ने जो है 1802 में ये संधि किया था। क्वेश्चन नंबर 2, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि, सहायक संधि मैंने आप लोगों को बताया है। तो उस पर जो है पहला शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्रावणकोट के राजा। तो देखिए, दो बार सहायक संधि हुई है। एक सहायक संधि प्रणाली लगाया है लॉर्ड वेलेस्ली ने, और एक सहायक संधि उसके पहले हुई। जब बक्सर का युद्ध मैंने बताया है, प्लासी का युद्ध बताया है, आप उस पर देखेंगे तो इलाहाबाद की संधि जो है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो 1765 में अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था, जब हार गया था बक्सर के युद्ध में, तो इसने सहायक संधि की थी और उसके बाद ये अवध का नवाब है। यदि प्रश्न आता वेलेस्ली के समय सबसे पहले किसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, यदि लॉर्ड वेलेस्ली आते तब आपका आपका हैदराबाद का निजाम। लेकिन सहायक संधि शुरू से तो 1765 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने सहायक संधि जो है को स्वीकार किया था। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सहायक संधि को किसके काल में लागू किया गया? अब देखिए, वहां प्रश्न कुछ था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। अब सहायक संधि को किसके काल में लागू किया गया? एक प्रकार से कई लोग उसमें सहायक संधि में, तुम्हें मैं बताया हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर और लॉर्ड ऑकलैंड, ये चार हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था यह बहुत ही शांत प्रिय आदमी था। इसने अंग्रेजी राज्य में दूसरे राज्य को मिलाया नहीं, सिर्फ मैसूर को मिलाया था और कुर्ग को। वहां पर प्रशासन में कुव्यवस्था गई थी, बाकी इसने और कुछ काम नहीं किया, सुधार काम किया। लेकिन लॉर्ड जो वेलेस्ली था, ये 98 से ही जो है सहायक संधि जो है इसने किया। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम 1798 में हुए थे, 1799 में
एक क्या होता मैसूर हुआ था, 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय हुआ था। तो आप जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है इस पर जो है टिक करें, और सहायक संधि का जो है इसने जो है शुरुआत किया था। तो सहायक संधि को स्वीकार करना पहला शासक हो गया लॉर्ड वेलेस्ली को आप टिक कर। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की? अब देखिए ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखने वाला है। हैदराबाद के निजाम ने, इसने तो सहायक संधि किया ही था। इंदौर के होलकर ने भी किया था, जोधपुर के राजपूत राजाओं ने भी किया था, और मैसूर के शासक मतलब वहां भी हुआ था। तो ये प्रश्न ही जो है ये अपने में गलत आता है। जो ऑप्शंस दिया है ये सबने जो है स्वीकार किया है। तो यदि इसके अंदर प्रश्न की मतलब कहे कोई नहीं, तो यही आपका सही होता, लेकिन इसमें जो है प्रश्न ही गलत है। तो ये प्रश्न अब यहां से देखिए, सबसे पहला प्रश्न आया था यूपी पीसीएस में 2012 में, अंग्रेज तथा बाजीराव वाला। दूसरा जो है क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक होता आईएस प्री 1994 में। उसका सहायक संधि को किसके काल में लागू किया था? यूपी पीसीएस में 2011 में। और चौथा था निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ये आया था यूपी पीसीएस में 2004 में। अब पांचवा क्वेश्चन हमें देखते हैं कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले पहले प्रथम राज्य कौन थे? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले, देखिए हम यदि एक बार पढ़ लेते हैं जो प्रश्न हमारे आते हैं उन्हीं प्रश्नों में से बार बार ही प्रश्न बनेंगे। जैसे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर आता है इंदिरा गांधी किस देश की प्रधानमंत्री थी? भारत की थी। किस प्रधानमंत्री के काल में स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन चला था? तो फिर वही इंदिरा गांधी आएंगी। किस प्रधानमंत्री को आयरन ऑफ द लेडी कहते हैं? तो इंदिरा गांधी आती है। तो प्रश्न जो है उन्हीं पर घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले पहले प्रथम राज्य कौन था? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013। तो ग्वालियर ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने नहीं। हैदराबाद के निजाम ने, पंजाब के दिलीप सिंह ने, बड़ौदा के गायकवाड़ ने। इसमें आपका आएगा हैदराबाद का निजाम जो है 1798 में, बार बार बताता हूं, उसने स्वीकार किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधियों का सही कालक्रम चुना। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था तो हैदराबाद, मैसूर, अवध, और यहां पर डी लिखना मैं भूल गया, सिंधिया। तो अब इसमें प्रश्न आता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधियों का सही कालक्रम क्या था? तो इसमें 4 है और 4 ऑप्शन होने चाहिए। तो ये जो अवध है इसने जो है सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ तो नहीं किया था, लेकिन सहायक संधि में आता है। ये प्रश्न में भी थोड़ा सा है, सहायक संधि स्वीकार करने का सहायक लॉर्ड वेलेस्ली नहीं होना चाहिए था प्रश्न में। सहायक संधि का सही कालक्रम चुने। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अवध जो था वह 1765 में किया था। हैदराबाद जो है 1798 में किया था। मैसूर 1799 में किया था। और सिंधिया जो है 1804 में किया था। तो कहने मतलब है कि ये आपका कार्यक्रम जो है 1 2 3 4, सॉरी, सबसे पहले इसने किया था हैदराबाद, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे हैदराबाद किया था, फिर मैसूर आया था, फिर अवध आया था। उस समय संधि हुई थी लेकिन सहायक संधि नहीं हुई थी। फिर अवध आया था और उसके बाद फिर सिंधिया आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किसने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? अब देखिए, भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किसने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो देखिए है
वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो वारन हेस्टिंग्स तो बहुत पहले आ गया था, वेलेस्ली 98 में आया था 1700, कॉर्नवालिस जो है 1800 कुछ में था और लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में आया था। तो इनका जो है यही आता है लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखिए प्रश्न कैसे होते हैं और उनके उत्तर कैसे होते हैं। तो अब मैंने ये बताया, कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट इधर से देख करके मैं आपको बता रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद जो है उसका जो है मतलब एक कॉपी बनाइएगा बच्चों, क्योंकि ये मैंने इसको लिखने में हमको बहुत समय लगता है, इतना जल्दी नहीं हो पाता है। कोई भी चीज यदि हम डालते हैं तो इसमें समय लगता है, मेरा स्याही लगता है, मेरा वक्त लगता है, और आप लोग का कुछ नहीं लगता है। आप लोग सिर्फ इसको देखें, समझें। यदि कहीं डाउट है तो आप हमको कमेंट्स कर करके जरूर पूछें। पर आप लोग लाइक सब कुछ तो करते हैं पर कमेंट्स नहीं करते हैं कि मैंने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया। हर वीडियो में मैं कहता हूं कि कमेंट्स जरूर करें, आपका कुछ नहीं जाता है। अभी मैं दिव्य कीर्ति का जो है इंटरव्यू में दे रहे थे, चाहे आप लोगों ने भी देखा होगा, कि गांव के लड़के छोड़ दे पढ़ाई क्योंकि उनके लिए नौकरी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज बैठे हैं शासन में, कुछ ऐसे उन्होंने बोला था। हम कहते हैं कि जो काम गांव के लड़के कर लेते हैं वो शहर के लड़के एक आध ही कर पाते हैं। मैं वीडियो बनाता हूं देश के वीर सपूतों पर, और गांव के लड़के ही अमूमन परम वीर चक्र, महावीर चक्र लेते हैं। जैसे वीर अब्दुल हमीद, एल्बर्ट एक्का, उसके बाद और लोग हैं जो यदुनाथ सरकार। तो मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें लिखिएगा, देखिए सीधे क्लियर है, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, और उसके बाद आप जो डालेंगे टोपी लगाया हुआ, अलग टी शर्ट पहना हुआ फोटो आ जाएगा, और उसको जो है आप आराम से देख सकते हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, उसमें आपको गांव के ही लड़के करते हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रश्न आता है क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के आपका नाम मैंने बताई है, लॉर्ड क्लाइव। ये 1757 से लेकर के 1760 तक था। उसके बाद 1765 में आया, 65 में आया, और श्रीमान जी जो है 1767 में चले गए, 1767 में चले गए लॉर्ड क्लाइव। तो जब ये आए तो इन्होंने क्या कार्य किया? पहला काम तो किया इन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा 1757 में, सिराजुद्दौला को हराया, मीर जाफर को गद्दी दिया और उसे खूब धन लिया, और पर्सनली 2,32,00,000 इसने मतलब उसे धन दिया। फिर ये चला जाता है 60 में, फिर 65 में आता है, और 1767 तक ये रहता है। और ये पहले एक नॉर्मल क्लर्क बन के आया था, बाद में ये सेनापति पता यहाँ पर होने से, और उसके बाद एक गवर्नर बन गया। देखिए, एक छोटा आदमी क्लर्क, सेनापति, और उसके बाद गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर जो था लॉर्ड क्लाइव था, मैंने आपको बताया है। तो कोशिश करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है, आज नहीं तो कल सफलता उसके चरण चूमती है। क्योंकि हम दिन भर आपको एज ए टीचर होने के नाते बता रहे हैं, देखिए हम पसीना पसीना हुए हैं, क्योंकि यदि ये फैन चलाऊंगा तो इस पर फैन का फोटो आने लगता है। तो शेर शाह सूरी भी बहुत ही गरीब था, उसके पिताजी ने निकाल दिया था, लेकिन एक दिन वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। उदाहरण आजकल आता है, हमारे मोदी जी कहते हमने चाय बेचा था, कहा क्या 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 किया था, आज देश के सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए हैं। ये तो नौकरी की बात है यार। आप एक कॉपी खरीद लो 30-40 रुपए की,
और जो मैं बोलता हूं आपके मोबाइल में है, कभी हो सकता है डिलीट हो जाए, इसलिए कॉपी में कर लोगे। तो कहते हैं जो टीचर बताते हैं वो बहुत जगह का ज्ञान लेकर के बताते हैं, किताब सिर्फ सिंगल होती है। तो चलिए इसके बारे में हम करते हैं। तो ये जो लॉर्ड क्लाइव था, इसने जो है दीवानी प्राप्त की और जिसको राजस्व बोलते हैं, इसको जो है मोहम्मद रजा खां को दिया करने के लिए कि आप कीजिए, क्योंकि प्रशासन और दीवानी दोनों एक साथ हम नहीं संभाल पाएंगे। और तो इसने जो है अपने 2 दीवान नियुक्त किए, एक सिताब राय को और एक अभी मैंने नाम बताया था, थोड़ा भूल जाता हूं, तो अभी वो नाम आपको बता दूंगा। तो सिताब राय और रजा मोहम्मद खां को, तो इसने दीवानी की व्यवस्था किया। इसने श्वेत विद्रोह हुआ इसके समय में। श्वेत विद्रोह का मतलब होता है अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोह किया। क्यों किया? जब इसने कहा 1766 में जब ये दोबारा आया था, तो जो अंग्रेज हैं या भारतीय हैं 1766 में, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा को छोड़ करके अन्य राज्यों में सेना का काम करेंगे, उनको दोहरा भत्ता मिलेगा। यदि ऐसे नहीं है, उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं है, उनको नहीं भेजा गया है, तो दोहरा भत्ता नहीं मिलेगा। तो अंग्रेज 7 समुद्र पार आए थे, उन्होंने विद्रोह किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, शासक बन गया, जैसे चाहे वैसे करेगा। द्वैध शासन प्रणाली इसने किया कि टैक्स कोई और लेगा और जमा कहीं और होगा। तो सिताब राय और क्या बोलते हैं मोहम्मद रजा खां, ये जो है दीवानी टैक्स लेते थे और जमा होता था डलहौजी के खजाने में। तो उसके बाद जो है फिर एक आते हैं बंगाल के गवर्नर वारन हेस्टिंग्स। मैंने वारन हेस्टिंग्स के बारे में बताया था, 1772 में आते हैं। इनके ऊपर मुकदमा भी चला था, आपको बताया हूं मैं। लेकिन देखिए कोई भी चीज है, एक ये ब्लैक बोर्ड है ना, इधर सफेद है तो उधर काला है, इधर काला है तो उधर सफेद है। कहने मतलब है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्का कहाँ का बना है उस पर राजा रानी या अपने देश का चिन्ह होता है, और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू लिखी रहती है। तो दोनों 2 सिक्के होते हैं, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन पहलू में कोई अंतर नहीं आता है। यदि भारत में पैसा चलाना है तो अशोक स्तंभ का फोटो चाहिए उस सिक्के पर, और पीछे पलट कर देखेंगे तो सिक्के का वैल्यू क्या है। तो उसी तरह से एक आदमी के 2 पहलू होते हैं, एक कुछ बुरे होते हैं, एक अच्छे होते हैं। तो वारन हेस्टिंग्स ने कुछ बुरा किया है तो कुछ अच्छा भी किया है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसने राजस्व बोर्ड का गठन किया और मुर्शिदाबाद से कोष को ये जो है कलकत्ता ले गया, क्योंकि पहले मुर्शिदाबाद ही जो है सब कुछ होता था। मुर्शिद कुली खां जो है सब मुर्शिदाबाद में रहते थे, अली वर्दी खां भी वो रहते थे, ढाका में रहते थे, फिर मुर्शिदाबाद रहते। तो किसी जमाने में मुर्शिदाबाद बहुत ही फेमस था, लेकिन इसने जो है आते ही जो राजस्व कोष है उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया। भूमि सुधार, इसने कहा कि पूरी भूमि जो है हमारी है, सरकार की है, तो उसके भूमि में जो बंदोबस्त था उसके अंदर इसने सुधार किया। फिर इसने न्यायिक सुधार करता है, क्योंकि कलकत्ता में इसने एक हाई कोर्ट की स्थापना की, न्यायालय की स्थापना की, और पहला जज इसने सर इम्पे को बनाया। और सदस्य थे, एक बंगाल के थे नंदलाल चटर्जी, वो कभी दीवान होते थे लेकिन हट चुके थे। तो उन्होंने वारन हेस्टिंग्स पर मीर जाफर की बीबी से पैसा लेने के लिए इल्जाम लगाया था। तो यह कोर्ट चली, कोर्ट में केस गया झूठा केस के लिए, और इम्पे साहब जो जज थे वो वारन हेस्टिंग्स ने उनको नियुक्त किया था। तो केन केन प्रकरण इनको मतलब दोषी सिद्ध कर करके हिंदुस्तान झूठा साबित किया गया। और हिंदुस्तान में उस समय झूठ बोलने पर फांसी नहीं होती थी, पर इंग्लैंड में, देखिए ध्यान से सुनिए, इंग्लैंड में झूठ बोलने पर फांसी होती थी। तो इंग्लैंड का कानून हिंदुस्तान में लागू करके और नंदलाल बनर्जी का जो है उन्होंने फांसी दिया। ये है वारन हेस्टिंग्स के काम।
उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की उन्होंने स्थापना की। और भी उन्होंने कुछ काम किया, तो आप देख लीजिएगा, उसमें कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है। और इन्हीं के समय में बनारस की संधि 1773 में भी हुई थी, और इन्हीं के ऊपर महाभियोग लगा था 1788 से लेकर के 1795 तक। और उस महाभियोग में इनको बरी कर दिया गया था, क्योंकि कहा गया था कि विशेष परिस्थितियों में इन्होंने जो निर्णय लिया है वह लेना पड़ता है एक शासक को, अपनी पर्सनली खुद की लाभ के लिए इन्होंने वह निर्णय नहीं लिया है, इसलिए इनको महाभियोग से बरी कर देते हैं। उन्हीं की सरकार थी, जैसे चाहे वैसे चलाए। उसके बाद एक आते लॉर्ड कार्नवालिस, मैंने बताया है। तो लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में आपको मैं इधर लिख देता हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा लॉर्ड कार्नवालिस, तो लॉर्ड कार्नवालिस जो थे ये 1786 में आए थे और 1793 तक के रहे। तो 86 और तो मतलब 7 साल के रहे लॉर्ड कार्नवालिस जो है, तो 93 तक रहे। अब इन्होंने क्या किया, सिविल सेवा जो आज आईएएस और पीसीएस होते हैं, उन्हें आईसीएस पहले कहा जाता था, उसकी इन्होंने ही शुरुआत की थी, जिससे कि भारत में भी गुलामी के समय लोग अधिकारी बन सके। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, आईसीएस में सेलेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और कर्नाटक में एक संस्था है जो चंद्रगिरी पहाड़ी के पास है, और उसमें एक हमारे भारतीय जो है बहुत ही बड़े संत बन गए जेल में जाने के बाद। उन्होंने जो है भी परीक्षा पास की थी, पर जान करके, मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ाया गया था कि घोड़े पर चढ़ने वाली परीक्षा वह जान करके फेल हो गए, और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये लग गए। ये लोग नौकरी नहीं किए, देश की गुलामी से आजादी में लग गए। उसके बाद भारत में पहले अंग्रेजों ने कोई पुलिस सेवा की व्यवस्था नहीं की थी, तो पुलिस सेवा की व्यवस्था भी जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने ही किया था। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था को उत्पन्न करने वाला लॉर्ड कार्नवालिस था, क्योंकि पहले सरकार से मतलब ये हमारे जो हमारे खुद आदमी होते, सिताब राय और राजा मोहम्मद खान, ये लोग वसूलते थे। अभी जो जमीन जो थी, उस एरिया के जो दबदबे थे और जो उतना टैक्स दे सकते थे, उस एरिया का उनको मालिक बना दिया गया, और वही जमींदार बने। जो जितना ज्यादा टैक्स दे पाता था, वही उस जमीन का, उस क्षेत्र का मालिक होता था। जमींदारी व्यवस्था इन्हीं के काल में हुई। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कार्नवालिस एक संहिता थी, नियम था, उसका भी सूत्रपात इन्होंने किया था। और उसके बाद इसने शक्तियों का पृथक्करण किया था। पहले कलेक्टर के पास न्यायिक, फौजदारी दोनों शक्तियां थी, लेकिन न्यायिक और फौजदारी शक्तियों को हटा करके इसने कर व्यवस्था कलेक्टर को दिया। बाकी 4 न्यायालय जो है, जो न्यायिक थे, उनमें जो है बंगाल और 3 बंगाल में, एक बिहार में मोबाइल चलता फिरता न्यायालय की स्थापना इसने की थी। इसको ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। और यही एक ऐसा था जो 1805 जुलाई में आया, फिर दोबारा, और उसके बाद 1805 सितंबर में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी कब्र जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। पूरे उसमें इतिहास में, अंग्रेजी शासन में, यही एक व्यक्ति है जो, जिसका कब्र जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट की चीज है, याद रखिएगा, नहीं तो जल्द कोई बताएगा नहीं और जल्द मिलेगा नहीं, तो आपको लंबा पढ़ना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा।
फिर एक आते हैं जानशोर, तो यह 93 से 98 से में रहते हैं। जानशोर, जानशोर 1793 के बाद 1798 तक ये रहते हैं। और ये लोग आते हैं, कोई 5 साल रहता, अच्छा काम करता है, दोबारा जाता है। तो इन्होंने जो है, जानशोर ने क्या किया था, जो इसने जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इन्होंने जमींदारों को अस्थाई बना दिया, अस्थाई जमींदारों को कर दिया कि अस्थाई हो जाएंगे। और आप अपने क्षेत्र में जो बहुत बड़े आदमी हैं, खेतिहर हैं, उनके बारे में यदि लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो भी जमींदार थे। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से लेकर के 1805। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर के 1805 तक यह भारत में रहता है। और यही जो है सहायक संधि का जो है श्री गणेश करता है। पहले तो सहायक संधि देखिए, फ्रांसीसी डुप्ले के समय भी था कि वह अपनी सेना दक्षिण भारत में, हैदराबाद में, कर्नाटक में दे करके उनकी मदद करता था। उसके बदले कुछ रियासत ले लेता था, वहां से टैक्स वसूलता था। उसी का देखी देखा लॉर्ड क्लाइव जो है 1765 में उसने सुजाउद्दौला के नवाब से संधि की। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 में आता है और इसने जो है सहायक संधि प्रणाली को लागू करता है और जबरदस्ती उसे संधि करता है। और सबसे पहला राज्य आता है हैदराबाद का निजाम, क्योंकि उधर ही सबसे पहले एक गद्दी के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। तो हमारा देश तो मेरे ख्याल से मध्यकाल तो पूरा ही गद्दारियों का राज था। कुछ ऐसे हमारे शासक थे जो मरने से नहीं डरते थे, ऐसे वीर सपूत थे जो मरने से नहीं डरते थे, मरना अपना फख्र मानते थे। और कुछ ऐसे गद्दार थे जो गद्दारी 2 रुपए, मतलब 200-400 रुपए का इनाम दिया जाता था, अंग्रेज देते थे। हमारे वीर सपूतों को, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको पकड़वा देते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हुए, एक हिंदू ही उनके खिलाफ वकील केस लड़ा, फांसी दिलवाया, और उस गांव के ही लोगों ने गद्दारी की। तो गद्दारी में तो हमारा देश भैया बहुत ही फेमस है। मैं भी इसी देश का रहने वाला हूं, लेकिन बहादुरी में भी मेरा देश बहुत फेमस है। गद्दार कम है, बहादुर ज्यादा है। लेकिन आजकल के माहौल में तो पैसा ही सर्वे सर्वा है। चलिए, तो हम इनके बारे में जरा बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सहायक संधि का निर्माण किया। उसके बाद जो है ये क्या काम करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, तो आपको 2 चीजें बताया कि ये सहायक संधि कब कब करते हैं। 1798 में, आपको कई बार मैं रिपीट कर दिया हूं, हैदराबाद का निजाम इनसे करता है। 1799 में मैसूर राज्य से ये करते हैं, और उसी समय तंजौर भी है। उसके बाद 1801 में जो है ये सहायक संधि, इसके अंदर जो पहले 1765 में हुई थी, तो 1801 में जो है अवध से जो है सहायक संधि करते हैं। और पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है, जो बेसिन की संधि थी, वो 1802 में होती है। भोसले 1803 में करते हैं, और सिंधिया जो है 1804 में करते हैं। इसने सहायक संधि के अंदर जो है बहुत से राज्य मिला लिया। फिर उसके बाद एक आते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप उसको ठीक से नहीं देख पाएंगे, सॉरी। तो आप लोग जैसे ही मैं इस वीडियो को पोस्ट करता हूं बच्चों, उसको आप लोग पढ़िए। नहीं समझ में आता है हमसे कमेंट्स में पूछिए और हमसे उसका उत्तर लीजिए। लेकिन इसको ये मत मानिएगा कि मेरे ऊपर बर्डन है। 12 घंटा काम करने के बाद
हमारे गोरखपुर में 7,000-8,000 रुपया देते हैं, मतलब 200-250 रुपया पर मंथ। आप बंबई के तरफ चले जाइए, बाहर चले जाइए, तो 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद 500 रुपया मिलता है। उसी में आपको क्वार्टर पे रहना है, उसी में खाना है, कपड़े धोने हैं, कोई पैसा नहीं बचता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा देश इतना गरीब क्यों हो गया है, जबकि हम लोग नौकरी किए थे। और आज जैसे खान सर, अभी मेरे लड़के ने कहा है आधे घंटे पहले कि खान सर बहुत फेमस हो गए होंगे। ऐसे समय पर उनका उदय हुआ, पटना कोचिंग में पढ़ाते थे, मेरा लड़का भी वहां पढ़ा है, तब मैं टीचर था। तो जब कोरोना काल आया तो सारे स्कूल बंद हो गए। मैं उसमें ऑन ड्यूटी में था, मैं ऑन ड्यूटी में कोचिंग नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि सर्विस चली जाती। तो खान सर उस समय और 3-4 लोग हैं जो अच्छे कोचिंग करते हैं, उन्होंने पढ़ाया, लड़कों ने पढ़ा, क्योंकि परीक्षाएं फिर बाद में हुई, नौकरियों के लिए भी हुई। तो खान सर आज फेमस है, दिव्य कीर्ति का भी है, आईएएस के पढ़ाते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, खान सर कम पैसा लेते हैं, अभी मेरे लड़के ने बताया, और मैं तो कोई पैसा ही नहीं लेता हूँ। तो जो आपको बता रहा हूँ, जो मुझे मालूम है, जो मैं मेहनत करता हूँ, तो उस पर जो कोई पैसा नहीं है। बस आप अपना मेहनत नहीं करोगे तो कोई रास्ता बता देगा कि बंबई की ट्रेन ये जाती है, पर टिकट तो आपको लेना है, ट्रेन में तो आपको बैठना है, बाकी बताने वाला तो बैठेगा नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अच्छा रास्ता दिखा देता हूँ। इसी के साथ वीडियो लंबा हो जाता है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये रात के हो रहे हैं बच्चों, गुड नाइट। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन गरीब बच्चों को कीजिएगा, जिससे कि सबको लाभ हो जाए। कर भला तो हो भला, आपका कुछ नहीं जाता है, उस बच्चे का भला हो जाएगा। जिसको नहीं पता होगा, जो अभी हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, उस पर भेजेंगे तो वो जान जाएगा, तो वो भी जुड़ जाएगा। क्योंकि एक जीवधारी दूसरे पर निर्भर है। बस इसी पर खत्म कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाता है। प्रभु ने घास दिया है छोटी छोटी, बकरियां गायें सब चरती हैं। प्रभु ने ही मांसाहारी जानवर बनाया है, तो गाय जो है जमीन पर निर्भर, घास पर निर्भर है, घास जमीन पृथ्वी माता पर निर्भर है। शेर और कुत्ते और शेर जो है, जो प्योर मांसाहारी हैं, उन बकरियों और गायों पर और भैंसों पर निर्भर है। हम लोग इस पेड़ पौधे जो गेहूं और चावल है उस पर निर्भर है, फल फ्रूट पर निर्भर है, ऑक्सीजन पर निर्भर है, सूर्य की गर्मी पर निर्भर है। इसलिए एक जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर है। कक्षा 5 में हमारा लेसन चलता था, तो जो याद था मैंने बताया। तो इसलिए आप भी कहीं निर्भर हो तो किसी को भी आप बताओ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट। थैंक यू बच्चों।